शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान भाग 2 के अंतर्गत देखेंगे पाठ अतीत में दबे पांव। इसे लिखा है ओम थानवी ने और इसका अर्थ है प्राचीन काल के अवशेष। पाठ पर शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट शेयर बार बार होते हैं। तो आइए आगे के जो अनुच्छेद हैं उन पर हम चर्चा करें। इससे पहले अनुच्छेद में हमने देखा था कि जो मोहनजोदड़ो हैं उनकी खूबियाँ क्या हैं, उनकी विशेषता क्या है, और उनकी जो आदिम शहर व सड़कें व गलियाँ हैं उन गलियों में किस प्रकार से हम आज भी घूम फिर सकते हैं। उस समय की सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी हमने चर्चा किया। हमने जाना कि उनके सामान अभी देखने के लिए कहाँ मिल जाएंगे, तो संग्रहालय में मिल जाएंगे, संग्रहालय की जो शोभा बढ़ा रहे होंगे। हमने उस अंक में देखा कि उनकी जो दीवारें हैं उस दीवार पर आज भी हम पीठ टिका करके आराम कर सकते हैं। उनका जो खंडहर है वह खंडहर आज देखने में एक अजीब नज़र आता है। भले ही वह खंडहर हो गया है परंतु आज भी उसकी देहरी पर हम जब पाँव रखते हैं तो हम सहम उठते हैं। उनकी जो रसोइयाँ हैं या खिड़कियाँ हैं वहाँ पर भी जाकर के खड़े हो जाएंगे तो उस समय की रसोई की गंध हमको महसूस होने लग जाती है। तो ये सब हमने उस अंक में देखा था, आज उससे आगे चर्चा करेंगे। या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं। लेखक कहते हैं कि आज भी वह स्थिति आपको नज़र आएगी कि अगर किसी सुनसान मार्ग पर आप कान दे करके आप सुनने का प्रयास करेंगे तो उस समय जो बैलगाड़ी चलती थी उस बैलगाड़ी की रुनझुन ध्वनि आपको सुनाई देगी। अर्थात इस प्रकार से वहाँ का दृश्य जीवंत नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये इतिहास की घटनाएं नहीं बल्कि एक दो दिन की घटनाएं हैं, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। अगर आप पुरातत्व विभाग को चले जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि यह सब मटमैले रंगों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती। भले ही यहाँ पर जो आंगन आज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे वो टूट गए हैं और वह आपको कहीं ले जा नहीं सकते। आकाश की तरफ अधूरी भले ही रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। लेखक का अभिप्राय यह है कि अभी भी वह जो अधूरे पायदान हैं अर्थात अधूरे सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों पर जाकर के आप खड़े हो जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं और नहीं हैं, इसी दुनिया में हैं, इसी दुनिया की ही छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं और आपको लगेगा कि आप इतिहास नहीं बल्कि उससे भी आगे का जो दृश्य है उसे देख रहे हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। लेखक दिखा रहे हैं कि जो सबसे बड़ा चबूतरा नजर आ रहा है वह महात्मा बौद्ध का स्तूप है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले पर बना। जब मोहनजोदड़ो की सभ्यता नष्ट होने को गई तो यह एक जीर्ण शीर्ण टीले पर फिर बना दिया गया। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। जो चबूतरा दिखाया गया है उसमें भिक्षुओं के भी कमरे देखने के लिए आ जाएंगे नज़र। 1922 में जब राखाल दास बनर्जी यहाँ आए तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे। उस समय की घटना है जब 1922 था और राखाल दास बनर्जी यहाँ पर आए थे और वह जो आए थे केवल इसकी जांच करने के लिए ही आए थे। इसके इर्द गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ। जब इनकी चारों ओर खुदाई शुरू हो गई तो उनको इल्हाम हुआ अर्थात अनुभूति हुई कि यहाँ
ईसा पूर्व के निशान हैं, मतलब ईसा के पहले के भी कुछ निशानी देखने के लिए मिल जाएंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। मतलब खुदाई का जो अभियान था उसका निर्देशन जॉन मार्शल कर रहे थे। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी पर ले आई। जैसे जैसे खुदाई होती गई और जो विशेषज्ञ थे उनको सिंधु घाटी की सभ्यता तक ले गई, अर्थात वह सिंधु घाटी की सभ्यता को ही जान पाए। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया अर्थात इराक की प्राचीन सभ्यताओं के समक्ष ला खड़ा किया। यह जो खोज हो रही थी इससे पता चला कि जो भारत है वह मिस्र और इराक की प्राचीन सभ्यता के समकक्ष खड़ा हुआ है। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया, अर्थात अब तक भारत केवल दावा कर रही थी कि उसकी जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है प्राचीन है, लेकिन अब उनका जो दावा था वह दावा पूरी तरह से सच होता नजर आया, क्योंकि उसको वैज्ञानिक आधार मिल गया। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। लेखक जब यहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले वह एक सर्पिल पगडंडी अर्थात सर्पिलाकार सांप की आकृति का पगडंडी था, उसमें से होकर के उस स्तूप तक पहुँचे। पहली ही झलक ने हमें अपलक कर दिया। पहली ही झलक अर्थात पहली नज़र जैसे ही उस पर पड़ी वो पलक झपकाने लायक नहीं रहे, अर्थात निरंतर देखते रहे टकटकी बांधकर। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। नागर भारत की पुरानी लैंडस्केप अर्थात भूदृश्य की बात करें तो यह सबसे पुराना है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है और देखने में आपको रोमांचकारी भी नजर आएगा। न आकाश बदला है न धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानी बदल गई। लेखक कहते हैं कि आकाश जैसे के तैसे हैं, अभी भी बदले नहीं हैं, परंतु जो इतिहास है, सभ्यताएं हैं, उनकी कहानियां अवश्य बदलती हुई नजर आ रही हैं। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। यह जो दृश्य है उसमें आपको हजारों साल पहले के जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को देखने के लिए मिल सकते हैं। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हों, देखना अपनी आँख से देखना है, अर्थात अपनी आँखों से जो देखा जाता है उसको ही हम शाश्वत मानते हैं। पढ़ने सुनने पर भले ही यकीन नहीं होता। बाकी सब आँख का झपकना है। जैसे यात्रा अपने पाँव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। अब अपने पाँव पे अगर चल कर के हम जाते हैं तो हमको लगता है कि यात्रा है, नहीं तो एक प्रकार से कदम ताल है। मौसम जाड़े का था पर दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। लेखक कहते हैं कि उस समय भले ही ठंड भरी मौसम थी लेकिन धूप भी बहुत थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई, सारे आलम मतलब सारा जो दृश्य है एक फीका रंग में रंगता हुआ सा नजर आ रहा था। रेत, यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं हैं। यह जो इलाका था वह राजस्थान के दृश्य से पूरी तरह से मिल रहा था। वहाँ पर रेत के ही टीले अर्थात ऊंचे आकृतियाँ बनी हुई थी। खेतों का हरापन यहाँ है, वहाँ आपको खेतों की जो हरितिमा है वह भी देखने को प्राप्त हो जाएगी। मगर बाकी वहीं खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड। वहाँ पर धूल भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बबूल के कुछ पेड़ भी हैं और ऐसा लगता है कि जो ठंड है आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, गर्मी भी जैसी की तैसी ही है। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। भले ही धूप और जगह पर मिल जाएगी परंतु यहाँ जो धूप है उसका आनंद हट करके है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है। राजस्थान में जो धूप खिलती है वह एकदम पतली होती है। सिंध की धूप चौंधियाती है, परंतु सिंध में जो धूप खिलती है वह आँखों को चौंधियासी सी नजर आती है, अर्थात आँख
चकमकाने लग जाते हैं। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में ज़रूरी पुर्जे न घुमाएं तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्य के रंग उड़े हुए हों। यदि आप तस्वीर लेना चाहते हैं, उनका कैमरे में कैद करना चाहते हैं, तो अगर उनके पुर्जे आप ठीक नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो दृश्य है आपको फीके नज़र आ जाएंगे। पर इससे एक फ़ायदा हुआ, हमें दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ी। इस तरह बार बार निहारें तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत न पड़े। भले ही लेखक को उस समय जो कैमरे में तस्वीरें कैद करनी पड़ी, बार बार उन दृश्यों को देखना पड़ा, इनका उनको एक फ़ायदा हुआ कि जो दृश्य है वह उनके आत्मा में स्थिर होकर के रह गई और इस प्रकार से वहाँ की जो तस्वीरें हैं उनके हृदय में एक तरोताज़ा बन गई। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।